जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और शानदार होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को कई प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। देखिए बच्चों, कह रहा है कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप है, जबकि जो 71% भाग है बच्चों उसमें क्या है, तो महासागर फैले हुए। ठीक है। भूपर्पटी गतिशील है, यानी जो हमारी भूपर्पटी है वो गतिशील है। यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचरित होती है। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बल पाए जाते हैं। ठीक है। यानी जो भूपर्पटी का निर्माण करने वाले, ठीक है, वाले पृथ्वी के भीतर क्या है, तो सक्रिय आंतरिक बल पाए जाते हैं, जिस कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह में अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के धरातल उसके आंतरिक बलों एवं बाह्य बलों से निरंतर प्रभावित होती है और यह हमेशा परिवर्तनशील होती है। ठीक है। चलिए अगला बच्चों, कि पृथ्वी की धरातल ज्यों ही असमतल होता है, सूर्य की शक्ति से उत्पन्न बहिर्जनित शक्तियों इनको तोड़फोड़ कर तथा घिस घिस कर समतल करने का प्रयास करती है। यानी कि पृथ्वी का धरातल जैसे असमतल होता है, सूर्य की जो शक्तियाँ उत्पन्न होती है, यानी जो बाहरजनिक शक्तियाँ होती है, इनको तोड़ने फोड़ने का कार्य करता है और इसको क्या करता है, समतल करने का कार्य करता है बच्चों। अंतर्जनित अर्थात आंतरिक शक्तियाँ एवं बाहरजनित अर्थात बाहरी शक्तियाँ कि इस खेल से पृथ्वी पर भू आकृतियाँ बनती और बिगड़ती है। ठीक है। ये दोनों प्रक्रियाएं पृथ्वी के धरातल पर निरंतर सक्रिय रहती है और इन बलों को सक्रियता ही भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्च एक मिनट क्या है, धरातल के अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को ही तल संतुलन कहा जाता है। अंतर्जनित बल की मूल रूप से भी भूआकृति निर्माण वाले बल होते हैं तथा बाहरजनित बल मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्जनित प्रक्रियाएं, ठीक है, क्या है, अंतर्जनित प्रक्रियाएं ऐसी प्रक्रियाएं जो ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, ठीक है, यानी जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ठीक है, दोनों प्रकार की गति करते हैं और इनके परिणाम स्वरूप अवतलन, ज्वालामुखी, वर्षण, वलन, भूमि उत्थान, भूकंप आदि होते हैं। ठीक है। यानी कहने का अर्थ है ऐसी प्रक्रियाएं जो ऊर्ध्वाधर, ठीक है, जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्षैतिज दोनों प्रकार की गति करती है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो ज्वालामुखी, वर्षण, वलन, भूमि उत्थान और भूकंप इत्यादि का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, पटल विरूपण। ठीक है। पटल विरूपण अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं या पृथ्वी पर तीक्ष्ण वलन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया हैं। इन्हें महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रियाएं भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखोगे, बहिर्जनित प्रक्रियाएं। ठीक है। बहिर्जनित प्रक्रियाएं यह प्रत्यक्षतः पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। बहिर्जनित प्रक्रियाएं मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, अपक्षयन, बृहत्सरण और अपर्दन, जो पृथ्वी की सतह पर घटित होती है। अब बच्चों इससे हम लोग जो रिलेटेड प्रश्न एमसीक्यू है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है बच्चों आपके लिए, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, निक्षेप, ज्वालामुखीता, पटल विरूपण और अपर्दन। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपर्दन। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बच्चों कि जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। यानी जो जलयोजन प्रक्रिया बच्चों ये निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है, ग्रेनाइट, क्वार्टरचिका, मिट्टी और लवण। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा लवण।
अपक्षय किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी जो अपक्षय है वो किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? बादल निर्माण के लिए, मृदा निर्माण के लिए, जल निर्माण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा अपक्षय किसके लिए जरूरी है, तो मृदा निर्माण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपक्षय का रूप है? भौतिक, रासायनिक, जैविक, इनमें से सभी। तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 5, भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, यानी जो भौतिक अपक्षय है इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान, आर्द्र वायु, जीव जंतु और मनुष्य। तो बच्चों जो भौतिक अपक्षय इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो तापमान यानी टेम्परेचर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन दो महत्वपूर्ण तत्व जलवायु से संबंधित है? यानी कह रहा है कि निम्न से कौन दो महत्वपूर्ण तत्व है जो जलवायु से संबंधित है? आर्द्रता एवं वर्षा, तापमान एवं वर्षा, वायु दाब एवं हवाएं, लवणता एवं तापमान। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा तापमान एवं वर्षा। प्रश्न संख्या 7, मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है? देखिए जो मृदा निर्माण है वो किस प्रक्रिया से संबंधित होता है, तो बच्चों ये अपक्षय से होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 8वां कह रहा है, 8वां में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षयित प्रदेशों में क्रियाशील नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है बच्चों, तो भौतिक अपक्षय नहीं होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन का कार्य नहीं बल्कि परिणाम है? परिवहन, स्थलकृतियाँ, विस्थापन और निक्षेपण। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन। ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर होता है? यानी जो ऑक्सीडेशन है उनका सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में किस पर होता है? चूना पत्थर पर, लोह खनिज पर, ग्रेनाइट चट्टानों पर और आग्नेय चट्टानों पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा लोह खनिजों पर। 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? जलयोजन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, हिमकरण और पिघलन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमकरण एवं पिघलन। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए काफ़ी इजी प्रश्न पूछ दिया आपसे कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑक्सीकरण होता है। देखिए बच्चों जब लोहे में जंग लगता है तो इसके भार में क्या होता है, तो वृद्धि होता है, यानी कि भार बढ़ जाता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता में कमी आती है। ठीक है, आप सभी याद रखोगे। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यानी जो मृदा निर्माण है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जलवायु, स्थलाकृति, जीव पदार्थ और जनक सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जनक सेल। रासायनिक अपक्षय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? ऑक्सीकरण, कणिकामय विघटन, बृहद क्षरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रक्रिया का कारण नहीं है? ठीक है, आने कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है तो बच्चों देखिए बहता हुआ जल, भूकंप, पवन और हिमनद। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भूकंप। सेलों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है? यानी जो सेल होते हैं वो टूट करके अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है? अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन, अनावृत्तीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी, अपक्षय। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी होगा, डी मिस्टेक से हुआ है। तल संतुलन बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है? यानी जो तल संतुलन बल होता है बच्चों इसके अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है? ठीक है, तो किसे किया जा सकता है? बहिर्जनित बल को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 में कह रहा है किस प्रकार की जलवायु दशाओं में
अपर्दन अत्यधिक तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो किस में होता है बच्चों? गर्म एवं आर्द्र में होता है, आप सभी जानते हैं, गर्म एवं आर्द्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बच्चों? हमने जस्ट पहले पढ़ा है, तल संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तल संतुलन कहते हैं। स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बहिर्जनित बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? ठीक है, किसे नहीं करते हैं? जल तो करते हैं, वायु भी तो सम्मिलित होते हैं, हिम भी होते हैं, तो भूकंप यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। 21, मौसम एवं वायुमंडल की क्रियाओं द्वारा कठोर चट्टानें अपनी संधियों के सहारे टुकड़ों में टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो बच्चों यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विखंडन कहलाती है। क्या कहलाती है? विखंडन, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विखंडन। 22, चट्टानों के खनिजों में जल के अवशोषण को क्या कहा जाता है? देखिए, चट्टानों के खनिजों में जल के अवशोषण को क्या कहा जाता है? जलयोजन, ऑक्सीकरण, अपक्षय और कार्बोनेशन। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनेशन। जैविक अपक्षय के अंतर्गत कौन सहायक नहीं होते हैं? ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों कि जैविक अपक्षय के अंतर्गत कौन सहायक नहीं होते हैं? वनस्पति, जीव जंतु, मानव और जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? अन्य चारों ऑप्शनों में से कौन है जो अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? अपर्दन, निक्षेपण, ज्वालामुखीता और संतुलन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,